बच्चों लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। विद्युत का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग विद्युत का तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का अंत भी होगा। और इसके बाद थोड़ा मोड़ा सवाल बच गया है वो करेंगे, है ना। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारे मन में कि आखिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है क्या, है ना, ये हो क्यों रहा है, ये है ना, ये सब सारे सवाल आते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि जो ताप हम लोग को मिल रहा है, जो तापीय प्रभाव के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन ताप हम लोग को मिल रहा है जो तार से, वो क्यों ऐसा उत्पन्न हो रहा है ना। हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले से ही, देखो बाबू पहले से पढ़ा है तुम लोग, है ना, तो बेईमानी नहीं करना हमारे साथ। तो पहले तुम लोग पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि विभवांतर उत्पन्न करता है बैटरी। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। देखो ये बैटरी हम बना रहे हैं, इसके ऊपर दो टर्मिनल होता है ना, एक प्लस होता है एक माइनस। अब एकर अंदर में रासायनिक ऊर्जा भरल होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है इसमें, ठीक है। अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या होता के कारण विभवांतर उत्पन्न करता है। एक के ऊपर ज़्यादा चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर कम चार्ज आ जाता है, तो यहाँ अंतर हो रहा है, इसी से उत्पन्न होता है विभवांतर, जो कि हम अच्छे से हम बताए हुए हैं। अब यहाँ से तुम जब कोई पंखा कनेक्ट करोगे, ठीक है, एक पंखा कनेक्ट किए हैं, मान के चलो इसे सीधा कनेक्ट कर दिया, तो पंखा घूमेगा, है ना, बहुत आसान है। पंखा घूम रहा है, पर क्यों घूम रहा है, और यहाँ पे देखना इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को फेंकने में, फेंक करके इसको बाहर करने में इसको मदद करता है ना, इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में यानी पूरा परिपथ में घूमेगा, और वही इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा रहेगी, जो कि किसकी ऊर्जा है, पहले ये बैटरी की ऊर्जा थी, जो अब कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ऊर्जा, है ना। वो ऊर्जा ये पंखा को घुमाने में मदद करेगी, और जो थोड़ा मोड़ा ऊर्जा जो बच जाएगा, जो घुमाने में मदद नहीं कर पाएगा, वो गर्मी निकलेगा, है ना। तो ऐसे करके विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग हर जगह देखते हैं, पंखा चला रहे हैं बहुत देर से, है ना, तो क्या होगा, बल्ब जला रहे हैं बहुत देर से, तो चलते चलते गर्म हो जाता है ना, गर्म होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यही कारण से गर्म होता है। अब अगर इस जगह पे हम लोग पंखा की जगह पर ही एकदम कुछ ना लगाए, एकदम ऐसा तार लगा दे प्रतिरोध वाला, जैसे कि निक्रोम तार हम लोग पढ़े हैं, टंगस्टन तार पढ़े हैं, ये सब प्रतिरोध है, खूब प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तुम लोग अपना टेबल में देखा होगा, निक्रोम तार का सभी मिश्र धातु मिला करके सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होकरे है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रोक करके इलेक्ट्रॉन को रखेगा। प्रतिरोध मतलब हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन को रोक के रखेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को रोक के रख रहा है, यानी कि इसका ऊर्जा को अपने में समाहित कर रहा है। यहाँ से अब ये उत्पन्न करेगा ऊर्जा, यानी कि कोई भी यंत्र अगर ना लगा हो परिपथ में, केवल प्रतिरोध का संयोजन ही हो परिपथ में, ठीक है, तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, ताप उत्पन्न होगा, और उसी को हम लोग कहेंगे क्या, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। इसके बारे में समझ में आया। अब इसको लेकर के सवाल आएगा, तो कैसे आएगा वो समझना, है ना। फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो ये एक आवेश है ना, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में यहाँ पे जो बैटरी उत्पन्न कर रहा है विभवांतर को हम लोग भी से दर्शाते थे, विभवांतर, यानी कि अगर भी विभवांतर है बैटरी के पास, और ये क्यों आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो भी खर्चा किया होगा, वही क्या कहलाती है, हमारी ऊर्जा को हम लोग लिखेंगे W से, ठीक है। अब कितना समय में लेगा जा रहा है, ये हो जाएगा उसको
शक्ति, है ना। अब हम इसको जब ये हम लोग इसके बारे में तो नहीं ना जानकारी दिया रहता, क्यों के बारे में जानकारी नहीं दिया रहता, तो इसके बारे में Q/T हम लोग पढ़े हैं। V Q/T होता है I, है ना। अब हम लोग को वापस से ऊर्जा ही निकाला, ऊर्जा ही ना बदल के ऊष्मा बन रहा है बाबू, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग हीट का अगर हम लोग निकाले फॉर्मूला, यानी कि ऊष्मा का फॉर्मूला निकाले, तो VI के साथ हमको T भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे VI अगर T यहाँ बैठा है, ऊपर नीचे गुना करते हैं, V Q इंटू T तो I बन गया और T का T यहाँ रहा ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग हम लोग बहुत कम करेंगे। क्या करेंगे? बहुत कम करेंगे इसका उपयोग। तो सर इसका उपयोग कहाँ करेंगे और इस कौन सा फॉर्मूला इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग को V हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है, सभी कोई पढ़ा है ना। V बराबर IR होता है कि नहीं। अब IR को यहाँ पे बिठा देंगे V की जगह पे, ध्यान से समझते रहना। अब हमको हीट यानी कि H बराबर, हीट यानी कि बड़ा H इससे दर्शाया जाता है इसको, ऊष्मा का अब फॉर्मूला आएगा निकल के I, अब दो ठो I है ना, तो I स्क्वायर लिख देंगे, अब R यहाँ वाला लिखेंगे और T। अब ये मेन फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है, I स्क्वायर RT। यहाँ से क्या पता चला कि अगर I मतलब यहाँ से क्या देखा जा रहा है, ऊष्मा जो उत्पन्न होगा वो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, और जितना ज़्यादा R होगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, उतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर कितना समय तो मतलब हीट विद्युत धारा को प्रवाहित कराते जा रहा है, जितना समय लगाएगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, हम लोग तो देखे हैं। इसी के ऊपर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर ये छोटा सा टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा तो आसान है। इसी के ऊपर बहुत से वस्तुएं कार्य करती है। वो पीला वाला बल्ब, आज का बल्ब जो है LED, वो दूसरे तरह से काम करता है। उसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ये कैसे काम करता है ये तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिलामेंट वाला बल्ब, वो जो पहले के ज़माने में चलता था, आज से 5-6 साल पहले, पीला वाला बल्ब है ना। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक फिलामेंट लगा होता था और बोला जाता था कि उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। नाइट्रोजन क्यों? नाइट्रोजन बहुत अक्रिय गैस है। क्यों अक्रिय गैस है सर? देखो, नाइट्रोजन को जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वो एक सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। नाइट्रोजन में कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के देखना तुम लोग, वहाँ पे तुम लोग देखेगा 3 आबंध से जुड़ी होती है, सहसंयोजी आबंध से। चूँकि ये 3 आबंध से कोई आदमी को एक रस्सी से खींचेगा तो कमज़ोर से बंधाएगा, 2 रस्सी से जोड़ेगा तो थोड़ा जोर से बंधाएगा, और 3 रस्सी से जोड़ दिया तो बहुत तेज, मतलब ये एक दूसरे से बहुत अच्छा से मजबूत से बंधा होता है, और ये किसी से अभिक्रिया करना नहीं चाहता। इसीलिए नाइट्रोजन गैस को अक्रिय गैस मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। अक्रिय गैस में आर्गन है, क्रिप्टन है, नियॉन है, हीलियम है, ज़ेनॉन है, ये सब है जिसका उपयोग भी करा जा सकता है। हालांकि वो बहुत महंगा रहता है, इसीलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है ना। नाइट्रोजन का ही उपयोग करा जाता है। और हाँ, फिलामेंट वाला बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। ये याद रखना, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। टंगस्टन का बना होता है, पहला बात तो ये। और वो एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस रहता है। याद रहेगा, 3380 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये बहुत अधिक टेम्परेचर है, इसीलिए जब इससे विद्युत धारा बहता है तो ये गल ना जाए। जल्दी ये गल जाएगा तो फिर क्या फायदा, परिपथ टूट जाएगा, होता जाएगा बल्ब, है ना। तो ये जल्दी गले ना, है ना, इसीलिए एक ऐसा धातु लगाया जाता है टंगस्टन को जो नहीं गलता, है ना।
अब ये बहुत दिन तक, मतलब बहुत देर तक चलेगा और ये टेम्परेचर को सहेगा। बहुत सारा अपना ऊर्जा जो होता है ये ताप के रूप में बाहर फेंक देता है, लेकिन इसका बहुत छोटा भाग, इसका कितना छोटा, बहुत छोटा भाग मतलब प्रकाश के रूप में विकृत होता है, जो हम लोग को दिखाई देता था। अभी तो एलईडी का ज़माना आ गया है ना, अभी भी ये हम काम कर रहे हैं एलईडी के ऊपर ही। तो समझ में यहाँ पे ये एक बात क्या आई कि पहले का जो बल्ब होता था उसका फिलामेंट किससे बना होता था? टंगस्टन। उसमें कौन सा गैस भरी जाती थी? अक्रिय गैस में नाइट्रोजन का उपयोग करा जा सकता है, आर्गन का, हीलियम का, जेनॉन का, कोई भी अक्रिय गैस बहुत बढ़िया तरीके से काम करा जा सकता है। उसके बाद आता है विद्युत इस्त्री। कौन इस्त्री? अरे वो इस्त्री नहीं बाबा, विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन करने वाला है ना, प्रेस करने वाला। हाँ, जो बहुत पहले लोटा से लोग करता था, फिर अभी मतलब कुछ टाइम पे ऐसा देखे थे कि रसम डाल देता था, ऐसा करता था। लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री यानी बिजली से चलता है। वहाँ पे देखो ये लोहा का प्लेट लगा हुआ है, उसके ऊपर माइका लगा, किसका? माइका लाल नहीं बाबा, माइका अभ्रक। अभ्रक क्या होता था? अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जिसके आर पार करंट प्रवाह नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना। माइका का उपयोग क्या बोलते हैं इसको, ये ऊष्मा को तो प्रवाहित अपने से होने देता, पर ये विद्युत का प्रवाह नहीं करने देता। हम अगर करने देता तो हम लोग को तो करंट लग जाता ना भाई। तो अभ्रक का उपयोग करा जाता कहाँ पे? विद्युत इस्त्री में। ठीक है। अब इसके ऊपर एक कॉइल बिछाया रहता है जिसके से करंट होकर अगर गुजरता है, ठीक है, तुम लोग देखा होगा ऐसे तो अपना घर में या कहीं भी तो देखा होगा। इससे जब करंट होकर गुजरता है तो लाल हो जाता है, हीट जनरेट करता है, ये पास करेगा इसको और ये पास करेगा इसको और गर्म हो जाएगा और हम लोग प्रेस करेंगे, है ना। उसी तरह विद्युत हीटर का विद्युत हीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, विद्युत इस्त्री का उपयोग करते हैं, विद्युत केतली। हाँ, विद्युत केतली का नाम सुना होगा। आजकल चाय गर्म करने के लिए फटाक से डालता है ना, गर्म हो जाता है। तो ये सब है, लेकिन ये सब उपयोग हुए। इसका अनुपयोग कहाँ पे होता है? जैसे पंखा हुआ है ना, अब बड़ी देरी से चल रहा है और चलते चलते गर्म होके ओकर कुछ अंदर का पार्ट पुर्जा जल गया, गर्म से जल जा सकता है ना, तो वो खराब है। यानी कि विद्युत का तापीय प्रभाव अच्छा भी है, खराब भी है। खराब हम लोग अगर नहीं चाह रहे हैं उस चीज़ को तो वो खराब है, अगर हम लोग चाह रहे हैं तो वो अच्छा है। समझ में आया? उसके बाद एक और है यंत्र जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है फ्यूज़। फ्यूज़ को तुम लोग देखा? बोलेगा यस सर हम लोग तो देखे हैं फ्यूज़ को। क्या करता है फ्यूज़? जब बहुत ज़्यादा करंट आता है घर में तो फट से एकदम घर का सारा लाइट उट बंद कर देता है। अब वो कैसे बंद करता है हमको नहीं मालूम, पर कर देता है। यहाँ पे देखो कैसे बंद करता है ना। देखो विद्युत फ्यूज़ कैसे काम करता है। एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ, एक पतला सा तार इसके ऊपर ज्वाइंट रहता है जो निश्चित मात्रा में अपने से करंट को प्रवाहित होने देता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि 5 एम्पियर इसमें से करंट बहा जा सकता है। मान के चलो तुम्हारा घर का बोर्ड है, वो 5 एम्पियर का करंट सहने के लिए बना हुआ है, ठीक है। और तुम्हारा आयरन है, आयरन वो 6 एम्पियर का करंट ले रहा है। जैसे तुम प्लग इन करेगा, चालू करेगा तो फटाक से ये वाला यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, वो जल जाएगा, गल जाएगा, फूक जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक तार ऐसा डाला जाता है जिसकी एक सीमा होती है, अपनी विद्युत धारा की सहने की क्षमता होती है। अगर उससे अधिक बाय चांस कभी विद्युत धारा प्रवाहित करा, कब कर सकता है ये?
मान के चलो ट्रांसफार्मर में कुछ तिगड़म हुआ और खूब सारा करंट बह गया, है ना। तो उस टाइम पे हमारा जो भी चार्ज लगा हो, लैपटॉप हो, फलना हो, ढकना, तो ये सब खत्म हो गया ना। सब में बहुत सारा करंट चला गया, सब एक के बार में उड़ गया, है ना, जल के ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग का काम आता है फ्यूज़। ये सबको उड़ने से पहले जैसे ही इससे पास करेगा 7 एम्पियर का करंट, मान के चलो 7 एम्पियर का जैसे ही करंट पास किया तो बोलेगा हम उतना सही नहीं सकते, हम उतना काबिल नहीं हैं, तो ये जाएगा गल, मतलब कि पिघल जाएगा और इसका परिपथ टूट जाएगा। इसके बाहर इधर करंट नहीं जा पाएगा। समझ में आया? ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, फ्यूज़ कैसे काम करता है। विद्युत हीटर में कौन से तार लगे होते हैं, किस चीज़ के तार लगे होते हैं, तो निक्रोम का तार, ये याद रखना, ठीक है। चलो एक और स्थिति है, जब बिजली जोर से कड़कती है तो उस टाइम पे जो भी मेटल का चीज़ रहता है, धातु का चीज़ रहता है, उससे होकर बहुत सारी करंट एक साथ घरों में प्रवाह कर जाती है। उस स्थिति में जो हमारे संयंत्र लगे होते हैं, चार्जर, पंखा, ये सब उड़ सकते हैं। उस टाइम पे फ्यूज़ ये बहुत कारगर सिद्ध होता है ना। इसका फॉर्मूला भी हम बताएं, इसके बाद हम एक आध सवाल देखते हैं, बहुत आसान सा। देखो पहला प्रश्न यह है, एक विद्युत इस्त्री दिया गया, विद्युत इस्त्री, गलत इस्त्री मत समझ लेना भाई, एक विद्युत इस्त्री दिया गया है। पहला स्थिति में बोला गया वोल्टेज दोनों के लिए समान है ना, वोल्टेज जितना है वो उतना ही रहता है, जो कि है कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, है ना। उसके बाद बोला गया है कि पहला बार ये मैक्सिमम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊर्जा खपत कर सकता है, वो है P बराबर 840 वाट, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI होता है, ये बात सभी को पता है। हम लोग को उस टाइम पे जब मैक्सिमम होगा तब, यानी कि सबसे ज़्यादा खपत कर रहा होगा ऊर्जा, उस टाइम पे बतानी है क्या, विद्युत धारा का मान। और जब खपत सबसे कम कर रही होगी, मिनिमम और मैक्सिमम समझता है ना सभी को, हाँ। तो मिनिमम मतलब होता है सबसे कम, और मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो कहने का अर्थ यह है कि मैक्सिमम जब रहेगा उसका खपत करने की शक्ति, तो उस टाइम पे I कितना होगा, तो हम लोग I बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P/V, इस फॉर्मूले से। देखो P बराबर होता है VI, I बराबर V को यहाँ रखेंगे, P/V बचा। P हम लोग को मालूम, अगर मैक्सिमम के लिए निकाल जा रहे हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो 840 लिखेंगे। और दोनों के लिए जो वोल्टेज है समान है 220, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो लगभग 4 के आसपास ही आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कितना दिया हुआ, 3.82, ठीक है, ये एम्पियर पहला केस में आ रहा होगा, जब बहुत ज़्यादा शक्ति ये ले रहा होगा तब। जब मान के चलो तुम एक यहाँ बढ़ाने वाला रहता है ना, तुम ऐसे बढ़ाया, उस टाइम पे इसकी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होगी ना, शक्ति ये ज़्यादा लेगा। तो जैसे ही बढ़ाया, सबसे ज़्यादा जैसे ही किया, उस टाइम पे 840 वाट मतलब ख़त्म कर रहा है 1 सेकेंड में, है ना। उस टाइम पे जो विद्युत मतलब तार में जो करंट बह रहा होगा, वो इतना करंट बह रहा होगा और जल्दी जल्दी गर्म होगा, यानी कि ज़्यादा करंट तो ज़्यादा गर्म होगा। अगर हम पूरी कम कर दें, इसको पूरा कम कर दें, तो उस टाइम पे 360 वाट की शक्ति खाएगा। और उस टाइम पे I2 बराबर जो होगा P/V, यहाँ पे P2 भी लिख देते हैं, यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 220 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 11। इसको भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ,
1.64 एम्पियर। यानी कि जब पूरा बढ़ा देंगे इस चीज़ को तो उसका जो तार में विद्युत धारा बह रहा होगा वो 3.82 एम्पियर का होगा। और जब पूरा कम कर देंगे इस टाइम पे तार का गर्म भी बहुत ज़्यादा महसूस किया होगा। जब बढ़ा देता है तो तार भी बहुत जल्दी जल्दी गर्म होने लग जाता है। इसको विपरीत इसको अगर पूरा कम कर दिया जाए तो कम एम्पियर मतलब कम विद्युत धारा बहेगी और कम गर्म होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक प्रतिरोध दिया हुआ है ना, कितना ओम का, 4 ओम का। ये मतलब क्या उत्पन्न कर रहा है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, हीट उत्पन्न करेगा। ये हीट उत्पन्न कर रहा है 100 जूल का। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वी नहीं, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। कुछ और इसमें मिस कर गया क्या, एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। प्रति सेकेंड यानी कि इसका सेकेंड भी टाइम भी दे दिया गया 1 सेकेंड है ना, तो यहाँ टाइम भी 1 दिया हुआ, टेंशन नहीं लेना। तुमको निकालना है यहाँ पे तो सबसे पहले चलो आई को ही निकालते हैं। सबसे पहले आई को जैसे यहाँ पे 100 रखेंगे, आई स्क्वायर, और आर है 4 को यहाँ ले आएंगे, आई स्क्वायर बराबर 50 कर लेना, बहुत आसान है। आई बराबर 5 आएगा, यानी कि उसमें करंट जो बह रहा होगा वो 5 एम्पियर का बह रहा होगा। उस टाइम पे एक प्रतिरोध है जिसमें कितना ऊष्मा निकल रही है, 100 जूल का। पूछा गया है ये, हम लोग निकाल के बैठे हैं ये। और हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम्स लॉ के नाम से। तो यहाँ से हम लोग V बराबर निकाल सकते हैं। आई हम लोग को पता है, निकाल लिए हम लोग 5, और R है यहाँ पे, R दिया हुआ है 4, यानी कि 20 वोल्ट का विभवांतर ले रहा होगा इतना ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना। चलो आगे का सवाल देखते हैं जो कि प्रश्न से है। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है। ऊष्मा 1 घंटा में टाइम दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा। ठीक है, उसके बाद पी दिया हुआ है 50 वाट और क्यू दिया हुआ है 96,000 कूलम। यहाँ से निकालने बोला है हीट, है ना। हम लोग को क्या मालूम है, एक फॉर्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये बात पता है। इसके अलावा एक और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं VIT, है ना। ये यहाँ पे काम करेगा क्या, चलो VI को हम लोग P लिखते हैं क्योंकि P बराबर VI होता है ना। तो H बराबर लिखते हैं P इंटू टी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से 50 इंटू टी जो होगा 3600 सेकेंड, यानी कि 36 36 18 इतना जूल का एनर्जी उत्पन्न करेगा। एक परिपथ दिया गया है, बोला गया है, जिसमें करंट जो है वो दौड़ रहा है 5 एम्पियर का, और समय दिया हुआ है 30 सेकेंड के लिए, और जो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध जो दिया हुआ है वो 4 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है। बोला गया है कि तुमको ऊष्मा निकालना, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में, इसीलिए इसको याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसको आई स्क्वायर आर टी में 5 को स्क्वायर करेंगे, आर है हम लोग का 4 और टी है 30 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे 25 इंटू 4 इंटू 30, यानी कि 100 यहाँ हो गया गुणा 30, यानी कि 30,000 जूल। सही है, नहीं 3,000 जूल का यहाँ पे हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रहा होगा। तो इस तरह के कुछ सवाल आते हैं, जो आते नहीं है मतलब बनाने के लिए है ये, अपने से जानकारी के लिए। एग्जाम में बहुत इस तरह के सवाल नहीं आते हैं बोर्ड में। अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आते हैं ना। हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, है ना।
लिख ये बात तो समझ में आता होगा ना कि अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा समय में एक काम को कर रहा है तो उसकी जो क्षमता होगी वो कम होगी, और दूसरा व्यक्ति जो कम समय में वो काम को कर रहा है उसकी क्षमता अधिक होगी। यानी कि शक्ति क्या होती थी, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते, मतलब शक्ति कहते थे। 9th क्लास में यही पढ़े थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, बोला गया है कि ऊर्जा खपत करने की दर, खपत यानी कि कोई व्यक्ति है वो एक समय में इतना ऊर्जा खपत कर रहा है। एक मिनिस्टर का घर है, वो एक समय में 4000 यूनिट खर्चा कर रहा है, तो उसका जो क्षमता होगा, उसका जो पावर होगा वो अधिक होगा एक नॉर्मल घर से। समझ में आया? जो खपत करता है कम बिजली, यानी कि कम ऊर्जा ले रहा है। यानी कि ऊर्जा खपत करने की भी दर को क्या बोलेंगे हम लोग? शक्ति बोलेंगे। ठीक है। अब शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। इसी से हम लोग दो फॉर्मूला और निकालेंगे। P बराबर होता है I²R और P बराबर V²/R। ये तीन फार्मूला है जो काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद बोला गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, शक्ति को किस में मापा जाता है? तो वाट में मापा जाता है। वाट एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, ऑब्वियसली, है ना। तो 1 वाट बराबर क्या होता है हम लोग यहाँ से देखेंगे। 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट अगर करंट उस किसी परिपथ में दौड़ रहा है और उसमें 1 एम्पियर करंट भी बह रहा है, तो उसमें ऊर्जा जो खपत होगी, उस परिपथ में जो ऊर्जा खपत होगी वो 1 वाट की होगी, है ना। अब ध्यान से सुनना ये है कि 1 वाट जो होता है वो बहुत छोटा मात्रक है बहुत छोटा मात्रक है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किलोवाट में करते हैं। किलोवाट क्या है सर? किलोवाट, किलो का मतलब ही होता है 1000। ठीक है। किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। ये भी वाट। और ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं हम लोग जानते हैं ना, कि यहाँ से अगर हम लोग ऊर्जा को लिखते थे, यानी कि ऊर्जा, हाँ, वर्क को लिख लेते थे हम लोग, तो VIT था, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, है ना। यानी कि इसमें अगर हम लोग समय को भी ऐड कर दें तो हम लोग को मिलता था, ऊर्जा मिलता था कि नहीं? हाँ, और वही ऊर्जा को हम लोग खपत करते थे। अब 1 किलो वाट अगर 1 घंटा में कोई खर्च कर रहा है, मतलब 1 किलोवाट, है ना, तो उस ऊर्जा के यूनिट को क्या बोलेंगे, है ना, ऊर्जा। हम लोग जो लिख रहे हैं अभी 1 किलोवाट आवर, ये ऊर्जा का यूनिट है। ध्यान से समझना। कोई पूछे 1 किलोवाट किसका मात्रक है, तो फट से समझना कि वाट किसको बोलते हैं? शक्ति को। तो शक्ति का मात्रक है ना। और कोई पूछे 1 किलोवाट आवर, उसमें समय को जोड़ दे, तो वो जैसे ही समय जोड़ा गया तो वो किसका मात्रक बन जाएगा? ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा। ठीक है। और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट में देखते हैं, यानी कि हम लोग घर के बोलचाल भाषा में 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और 1 यूनिट का पैसा यूनिट के हिसाब से सभी जगह पे अलग अलग पैसा लिया जाता है ना। अमूमन 3 या 4 के आसपास रहता है, और सरकार ने इससे तो अभी 200 यूनिट फ्री भी किया हुआ है ना। एक सवाल है कि एक बल्ब है ना, जिसको जलाया जा रहा है, बल्ब है तो जलाया ही जाएगा ना भाई। इसका जो विभवांतर है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और इसमें करंट तब बह रहा है 0.5 एम्पियर। तो बोला गया इस बल्ब का शक्ति क्या होगा, कि कितना, मतलब ये खपत कर रहा है, मतलब शक्ति क्या। ऊर्जा को नहीं पूछा गया कि इस बल्ब का खपत, ऊर्जा खपत करने की शक्ति कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है VI। भी यहाँ पे दिया हुआ है, I भी यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आसानी से इसको कर सकते हैं हम लोग। 0.5 इसको हटाएंगे, 10 यहाँ रखेंगे, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा, यानी कि 110 वाट यहाँ पे आंसर आएगा वाट में। ये बात समझ में आई। अब एक और सवाल है जो काफ़ी बार सवाल मतलब पूछा गया है, मतलब पुराने ज़माने में जब पूछा जाता था बोर्ड में, बोला गया कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका 400 वाट, कितना 400 वाट का मतलब क्षमता है खर्चा करने का विद्युत, ठीक है, और वो डेली 8 घंटा चल रहा है और 3 रुपया पर यूनिट उसका पैसा लग रहा है, तो 30 दिन में कितना बिल आएगा ये बताना है ना। ये काम तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो चलो हम लोग अब देखते हैं वो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़िया सवाल है थोड़ा सा। तो बोला गया है कि पावर जो दिया हुआ है 400 वाट दिया हुआ है, किसका, रेफ्रिजरेटर चला रहा है और हर दिन 8 घंटा चलाता है, यानी कि 30 दिन में कितना घंटा हो गया, 30 दिन में 8 गुना 30 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 8 × 24, यानी कि 240 घंटा, इतना घंटा चला। ये तो समय मिल गया है ना, समय बराबर 30 दिन, 30 दिन में इतना घंटा होता है। अब हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि क्या जानते हैं, P बराबर होता है, पूछा क्या गया कितना यूनिट होगा पैसा से। सबसे पहले तो यूनिट निकालना पड़ेगा, हम लोग ऊर्जा निकालें यानी कि ऊर्जा निकालने के एक फार्मूला, देखो हम लोग जानते हैं ऊर्जा निकालने का एक फार्मूला होता है P × T, ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। हालांकि ये घुमा घुमा के लगाया जाता है लेकिन हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। P यहाँ पे दिया हुआ है 400 वाट है और 240 घंटा है ना, आवर। अगर इसको जोड़ा जा 24 दूनी 48 इतना वाट आया, वाट आवर, ध्यान से समझना, वाट आवर है ये। अब किलो वाट में बदलना है तो यहाँ से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 96 किलो वाट आवर ऊर्जा खपत कर रहा है 30 दिन में। कितना दिन में, 30 दिन में। अब बोला गया 3 रुपये 1 यूनिट हुआ है ना, इसको 96 यूनिट भी लिख सकते हो। तो अगर 1 यूनिट का पैसा 3 रुपया है तो 3 गुना 96 करेंगे, जो कि कितना बराबर होगा, 3 × 18, 9 × 27 और 1 28, 288 रुपये का बिल बनेगा हर एक महीना उस 8 घंटे रेफ्रिजरेटर चलाने से, ठीक है। यह चैप्टर ख़त्म हो चुकी है और अगले चैप्टर के लिए बने रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।